गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का चैप्टर 5, जिसमें मैंने आपको मिनरल्स और माइनिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो बता दी थी कि माइनिंग कैसे की जाती है, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होती हैं और मिनरल्स की टाइप्स क्या हैं। आज हम करेंगे मिनरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टेबल 5.1 दिया हुआ है आपकी बुक में, ये आपने इसको समझना है। आप इसे कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर मिनरल का नेम लिखा है आयरन। आयरन के आगे उसके यूजेस लिखे हैं। स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए मशीनरी बनाई जाती है, डेली यूज़ की आइटम्स। और इसकी ओर्स कौन सी हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और साइड्राइट। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इसके बताए गए हैं और इंडिया में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं ये बताई गई हैं। तो ये टेबल आप थॉरली स्टडी करेंगे बिकॉज़ मैप वर्क में भी हेल्पफुल होगा ये टेबल, और आपको प्लेसेस जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन सा जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, इंडिया में कौन सी प्लेसेस हैं, यूजेस क्या हैं और इनकी ओर्स कौन सी हैं। उसके बाद ये टेबल आप खुद पढ़ेंगे। देन आगे हमने करना है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो जो मिनरल्स हैं वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जैसे जैसे दुनिया की बढ़ती जा रही है तो डिमांड जो है लोगों की वो भी बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग हैं जब उनका नंबर इंक्रीज़ होगा तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी तो हायर होगा, और इसके साथ ही जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसकी जो नीड है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो मिनरल्स जो है उनके जो नीड है वो पॉपुलेशन के बढ़ने से बढ़ती जा रही है। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, अगर इन्हें एक बार यूज़ किया जाए तो दोबारा से ये रीजनरेट नहीं हो सकते, दोबारा से इन्हें जल्दी बनाया नहीं जा सकता। अब हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज है इन्हें हमें प्लानिंग में यूज़ करना होगा ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन्हें यूज़ कर सकें, उनको मिनरल्स की कमी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मिनरल्स जो है आने वाले कुछ सालों में जितनी रफ्तार से हम इन्हें आज यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इन्हें यूज़ करते रहे ऐसे ही जैसे आज कर रहे हैं तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो मिनरल्स को कंजर्व करने के, मिनरल्स को संरक्षित करने के कौन से तरीके हैं? पहला है रीसाइकलिंग। रीसाइकलिंग मतलब कि जो चीज़ें मिनरल्स की बनी है जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, जिनका इस्तेमाल करना हम छोड़ देते हैं, उन्हें दोबारा से रिसाइकल किया जाए, उन्हें मेल्ट करके उन्हीं से दोबारा से चीज़ें जो है वो बना ली जाए। नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग वेस्टेज। वेस्टेज को कम से कम करना। माइनिंग और जो स्मेल्टिंग मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा ताकि उसमें वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट्स। मिनरल्स के ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए और हमें उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो अपने आप कुदरत में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता हो। वुड और जो बाकी के सब्स्टिट्यूट्स हैं उनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। वुड जो है क्योंकि हमें वेजिटेशन से मिलती है, ट्रीज से मिलती है, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो अपने आप रीजनरेट होता है, क्योंकि फॉरेस्ट हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। देन पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज की बात करें तो पावर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हम पावर जनरेट करते हैं, ऊर्जा जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सभी जो होते हैं ये पावर रिसोर्सेज होते हैं। पावर का इस्तेमाल जो है वो हर रोज़ हम करते हैं, लाइटनिंग के लिए, हीटिंग, कूलिंग, खाना बनाने के लिए करते हैं, व्हीकल्स को चलाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए करते हैं। पावर रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो वाले रिसोर्सेज हैं जो हम हर रोज़ डेली इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आमतौर पर यूज़ किया जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड है, वाटर, कैटल जो है इनका हम इस्तेमाल करते हैं। कैटल डंग जो होता है, गोबर जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे गोबर गैस प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पर भी जो गोबर गैस है वो बनाई जाती है। इनमें से कोल और जो पेट्रोलियम है ये और नेचुरल गैस ये फॉसिल फ्यूल्स हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं, एक बार ख़त्म हो गए फिर नहीं पैदा होने वाले, ये बनने वाले।
ये सारे रिसोर्सेज जो हैं अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और दूसरा एग्जॉस्टेबल हैं, एक समय आने पर ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। इसमें आता है न्यूक्लियर फ्यूल्स, सोलर पावर, विंड, जियोथर्मल, टाइड्स, बायोगैस। ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं ये सभी नॉन कन्वेंशनल हैं, इनका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल्स जो हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा सोलर पावर की बात करें तो धरती के बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ सनलाइट जो है वो साल के ज़्यादातर समय अवेलेबल नहीं रहती। इसी तरह से विंड जो है वो भी मुश्किल होती है उसे यूज़ करने में, कुछ इलाकों में हवाएं बहुत कम होती हैं, और जियोथर्मल ये भी हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह से ये जो रिसोर्सेज हैं ये इनएग्जॉस्टेबल हैं। इनएग्जॉस्टेबल माने ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये सारे के सारे रिन्यूएबल हैं और ना ही किसी तरह का कोई पोल्यूशन करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कोल के बारे में, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कोल। कोल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला धरती पर फॉसिल फ्यूल है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स में पाया जाता है, और प्लांट्स जो लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन में दब गए थे लेयर्स में, उनके डिकम्पोज होने से कोल जो है वो बनता है। कोल जो है ये इसकी 4 टाइप्स होती हैं। इसमें एंथ्रासाइट जो है वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, 90% कार्बन ही है जो कोल को जलने में हेल्प करता है। देन बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट जो है सबसे लोएस्ट क्वालिटी का होता है। कोल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए या स्टील बनाने के लिए, जहाँ पर स्टील बनाया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी। दूसरा आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, इसे काला सोना भी कहा जाता है, और लिक्विड फ्यूल इसे कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल है जे, और ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एनिमल्स वगैरह जो थे, जब वो ज़मीन के नीचे दब गए थे लेयर्स में, सी बेड में, समुद्र की जो सतह होती है उसके नीचे, तो वहाँ पर ऑयल फील्ड्स जो है वो क्रिएट हुए, वहाँ पर वो ऑयल में कन्वर्ट हो गए, और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज़ में कुछ एरियाज़ में पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन्स में या फिर समुद्र में। पेट्रोलियम जो है ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, हीटिंग, लाइटनिंग, लुब्रिकेंट और रॉ मटेरियल के तौर पर। जैसे कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्लास्टिक्स, एसफॉल्ट, सिंथेटिक रबर, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो पेट्रोलियम है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब पेट्रोल को क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है, जब इसे रिफ़ाइन करते हैं तो उसमें से जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। एलपीजी भी इसी से बनती है। देन नेचुरल गैस। अब ये जो नेचुरल गैस है ये मिक्सचर होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन गैस होती है, वो इसका मिक्सचर होता है। ज़्यादातर ये जहाँ पर पेट्रोलियम होता है वहीं पर पाई जाती है, लेकिन कुछ इलाकों में ये अलग से भी मिलती है। अब इस मैप में जो रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिखाई गई है, आपने इसको देखना है। देन नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस, जो है ये बिजली पैदा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल के तौर पर फर्टिलाइज़र और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। इसके अलावा इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है एज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देन पेट्रोलियम गैस जो होती है ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो बहुत कम होती हैं और इको फ्रेंडली गैस ये है। देन वाटर, पानी से, गिरता हुआ पानी, जो झरनों का पानी होता है गिरता हुआ, उससे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। या फिर जो नदी होती है पहाड़ों में, वहाँ पर एक रिजर्वायर, एक डैम बना दिया जाता है, वहाँ पर उसे पानी को रखा जाता है स्टोर करके, और फिर उससे बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है, जहाँ पर टरबाइंस होती हैं पानी में। जब वो टरबाइंस घूमती हैं पानी से, तो नदी से, तो बिजली पैदा होती है। फॉसिल फ्यूल की तरह से जो वाटर है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉसिल फ्यूल्स और नॉन रिन्यूएबल होते हैं ना, वाटर जो है ये रिन्यूएबल है, कभी ख़त्म नहीं होगा। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये किसी तरह का कोई पोल्यूशन भी नहीं करती है।
इसके बाद बेटा आपने ये मैप करना है। जैसे ये आपका है मैप नंबर 7, तो ये मैंने आपको फिल करके दिया है। जो प्लेसेस मैंने फिल की हैं गोल्ड और माइका प्रोडक्शन की, वो आपने जो एरियाज़ हैं यही फिल करने हैं जो मैंने फिल किए हैं अपनी बुक में। देन मैप नंबर 2 ये है आपका गोल्ड प्रोडक्शन एरियाज़। ये भी आपने ऐसे टेस्ट फिल करना है जैसे मैंने आपको फिल करके दिखाया है। ओनली स्टेट्स और माइंस के नेम्स लिखे हैं। ये आप मैप नंबर 2 नोटबुक में करेंगे। देन मैप नंबर 1 है बॉक्साइट एंड कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज़, ये भी आपने नोटबुक में करना है। उसके बाद मैप नंबर 8 ये आपका है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ये मैप आप नोटबुक में करेंगे। आप मैप नंबर 8, मैप 1 और उसके बाद जो मैप 2 है ये आप अपने ज्योग्राफी की नोटबुक में करेंगे और अपने मैप स्किल में भी मैप नंबर 7 भी आपने इसी तरह से करना होगा।